वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 3 नवंबर 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एक कोट के साथ। यू सी, गॉड हेल्प्स ओनली पीपल हु वर्क हार्ड, दैट प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला उसी व्यक्ति की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करे। तो हार्ड वर्क के बिना ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता या फिर नहीं करता है। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 आर्टिकल्स। एक बैक टू स्कूल, ये कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ द टनल, ये जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर क्वाड के बारे में बात करेंगे। सिर्फ क्वाड के बारे में नहीं, जियोपॉलिटिक्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वाड तो सिर्फ टाइटल का एक पार्ट है। और कल हमने फ्रांस के रिपब्लिक के बारे में बात की थी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हमें पढ़ने को मिलता है। और कल जो हमने देखा था, जो ये कैच 22 सिचुएशन जो है फ्रांस में, तो इसका एक सॉल्यूशन जो है ये भारत प्रोवाइड कर सकता है। कैसे, इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। बिग दिवाली सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 50% डिस्काउंट, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये सेल जो है ये 17 नवंबर तक ही चलेगा, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस दिवाली सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। तो बात करते हैं बैक टू स्कूल के बारे में। नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और आसाम, ये दो ऐसे राज्य हैं जिसमें स्कूल की शुरुआत यानी कि स्कूल जो हैं उनको रीओपन किया गया है। बाकी के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो दीपावली के वैकेशन या फिर दीपावली के बाद क्लासेस को बैक टू नॉर्मल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओवरऑल गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि उनको अपने बच्चों को भेजना है या फिर नहीं। अटेंडेंस जो है ये वॉलंटरी होंगे, इसके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती या फिर इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। बच्चे चाहें तो घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए तो वो उनके ऊपर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। 15 अक्टूबर से जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जो है वो वर्क फ्रॉम होम या फिर घर पर बैठकर कुछ लैब टेस्टिंग, और सिर्फ यहाँ पर लैब की बात नहीं है, जो रिसर्च करते हैं, बहुत सारे थीसिस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ में या फिर बहुत सारे जर्नल को एक्सेस करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फिज़िकली कुछ ऐसी जगहों पर जाकर करनी होती हैं। तो 15 अक्टूबर से ये छूट तो दी गई थी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर बिट कॉशियस, मीन्स वो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े अभी स्ट्रिक्ट हैं, और वो एक अच्छी बात भी है। अब बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि भारत में जो पीक था कोरोना वायरस का, इन्फेक्शन का जो पीक था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और कल हमने बात की थी एक चीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक फैटीग। मुझे लगता है कि भारत में पेंडेमिक फैटीग जो है बहुत सारी जगहों पर लोग इसको महसूस कर रहे हैं, और ये भी एक ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर लोग ये समझने लगेंगे कि अब कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब पीक ख़त्म हो चुका है, अब तो केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये जो हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, राइट। क्योंकि फिर लोग जो हैं उनका बिहेवियर उतना सेफ़ नहीं रहेगा, वो मास्क पहने नहीं पहने। आजकल तो मैंने देखा है कि लोग हाथ मिलाने भी लगे हैं, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें अब इतनी ज़्यादा, जहाँ तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो न्यूज़ में देखा है, जो हम सोसाइटी में देखते हैं, या फिर कहीं पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप देखेंगे, तो ओवरऑल जो एक कोरोना वायरस से जो डर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे भारत को साउथ कोरिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए, कि वहाँ के लोगों ने और सरकार ने जितना हो सकता है वो सारी चीज़ें वहाँ के लोग और सरकार कर रही हैं।
स्कूल रीओपनिंग के बारे में हमें इज़राइल से सीखना चाहिए कि इज़राइल में ये हुआ कि जब स्कूल रीओपन की गई तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए और वापस ये वायरस लेकर घर आए, और फिर उनके जो दादा दादी नाना नानी हैं उनको इन्फेक्शन हुआ और वहाँ पर मृत्यु दर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक रिस्क जो है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एक ही इसका सोल्यूशन है अनवेवरिंग एडहेरेंस टू सेफ्टी। जितने सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इंडिविजुअली हम सब फॉलो करें। यूरोप के बारे में कल हमने बात की थी कि वहाँ पर बहुत सारे देशों में फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, और ब्रिटेन जो हैं उनके टीचर के यूनियन का कहना यह है कि लिमिटेड क्लासेस हों। यूनाइटेड स्टेट्स के भी बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल्स जो हैं वो बंद रखी गई हैं, और फ्रांस में तो छोटे बच्चों को भी मास्क पहनना जो है वो मैंडेटरी हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे देश हैं, यूरोप के कुछ देश हैं, यूएसए हैं, फिर इज़राइल हैं। तो इनसे हम एक लेसन सीख सकते हैं कि ये जो पेंडेमिक फैटिक है इसका शिकार हमें नहीं बनना है और विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। लेक्चर की पीडीएफ को भी आप दूसरे ग्रुप्स में, टेलीग्राम का कोई ग्रुप है, चैनल है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं आपके, सोशल मीडिया के ऊपर लिंक को शेयर कर सकते हैं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक खबर है, एक न्यूज़ आइटम जो कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ सेक्शन में थी। मैंने आपको एक ग्राफ भी कल की पीडीएफ में दिया था। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितना रहा। और अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं तो इस टॉपिक को हमने विस्तार से डिस्कस भी किया था, राइट। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। वे सारे स्टूडेंट्स जिनको इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, बट आई विल टेल यू कि जीएसटी का जो लेटेस्ट कलेक्शन का आंकड़ा है वो बहुत ही अच्छा है, राइट। वो एक पॉजिटिव साइन डिस्प्ले करता है। ऐसा लगता है कि अब इकोनॉमी जो है वो बैक टू नॉर्मल होने लगी है, बैक टू जो कहते हैं कि रिकवरी जो है, इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो फुल फ्लेज में चल रही है। लेकिन एक चीज़ हमें और समझनी होगी, और वो ये है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि ये जो उछाल हमें देखने को मिला है जीएसटी के कलेक्शन में, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बिक्री हुई है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, दूसरे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने बताया है कि उनके रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, जिसके बारे में हमने डीएफएनए में बात भी की थी। और अगर आप डीएफएनए नहीं देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये लेक्चर जो है वो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको देखें। 15 मिनट का एक लेक्चर होता है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, बिजनेस वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी ये बहुत मदद करेगा। तो हमने बात की थी डीएफएनए में कि कैसे अलग अलग आंकड़े जो हैं, इसमें ई वे बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो इसमें आ गया, जीएसटी कलेक्शन और पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यही दिखाते हैं कि फुल फ्लेज में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स या फिर इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि फ़िलहाल जो हैं वो हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं रह सकते। उन्होंने 2 रीज़न्स रखे हैं कि शायद, ऐसा नहीं है कि यही 2 रीज़न है, लेकिन शायद ऐसा है कि इतने लंबे टाइम से अलग अलग जगहों पर, एक तो पहले पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे जब अनलॉकिंग की शुरुआत हुई तो बहुत सारी जगह ऐसी थी, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर राज्यों में लॉकडाउन किया गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन किया गया, कुछ बड़े सेंटर्स में लॉकडाउन किया गया, या फिर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया। तो अब चीज़ें जो हैं एज फार एज लॉकडाउन इज़ कंसर्न, तो जनरली स्पीकिंग हम 95% चीज़ें जो हैं वो अनलॉक हो चुकी हैं, राइट। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि इतने टाइम से चीज़ें बंद थी, मार्केट बंद थी, तो अब मार्केट खुली है, तो इसकी वजह से चीज़ें जो हैं उसकी बिक्री में एक इजाफा देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है।
राइट। साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल सीज़न जो है वो दिवाली का महीना होता है। लगभग 35-40% जितना अपना जो व्यापार है वो कंपनीज जो हैं, दुकानें जो हैं, वो इस एक महीने में कर लेती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि इसकी वजह से ये एक ऑल ऑफ द सडन एक स्काई रॉकेट स्पीड से चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली है। अब सरकार जो हैं, सरकार ने ऐसे क्रिटिक्स जो हैं उनका विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि आपके ओपिनियंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब लेट्स होप, हम तो यही आशा करते हैं कि ये आंकड़ा जो है वो ऐसा ही रहे, हमारी इकोनॉमी जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो ऐसे ही ड्रॉप होते रहे। हम इसी प्रकार का ग्राफ जो है वो देखना चाहते हैं। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी का जो राइट असेसमेंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। जब हमें पता चलेगा, अगर हमारे पास एक रफ एस्टिमेशन है, एक आप कह सकते हैं कि आपको एक नेविगेशन जैसा मिल गया कि आगे चलकर भी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो फिर उस प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे। अगर लगेगा कि नहीं, चीज़ें जो है वो ड्रॉप हो सकती हैं, इकोनॉमी ड्रॉप, ग्राफ ड्रॉप हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर स्पीड स्लो हो सकती है, तो हम उस प्रकार से डिसीजन लेंगे, इज़न्ट इट। एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है या फिर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सरकार को और ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता है। वैसे सरकार ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आवश्यकता रही, जब आवश्यकता होगी, तब नए स्टिमुलस मेजर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। नई सरकार बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, कल ही हम बात कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कोविड-19 की वजह से, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, टूरिज़्म एक्सेट्रा, तो इनकी भी डायरेक्ट मदद करने के बारे में सरकार जो है वो सोच रही है और ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, आउटसाइड द क्वाड। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के इसी हफ्ते बे ऑफ बंगाल में मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है। मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्ट लेगा। इंडिया, जापान, यूएसए, ये 3 देशों के बीच में तो ये मालाबार एक्सरसाइज होती ही थी। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन चुका है। तो ये 4 देश जो हैं ये क्वाड के भी पार्ट हैं, राइट, क्वाड्रिलेटरल। तो आप कह सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो अब एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन चुका है। और इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में, इंडो पैसिफिक यानी कि ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा पैसिफिक ओशन, तो ये पूरे क्षेत्र के जियोपॉलिटिक्स में ये मालाबार एक्सरसाइज जो हैं और क्वाड जो हैं वो एक नए फीचर के तौर पर एक नई ऊर्जा, एक नया बदलाव लेकर डेफिनेटली आएगा। प्रश्न ये नहीं है कि क्वाड कितना सफल होगा, प्रश्न ये है कि भारत जो है, हमारा देश भारत, अब ग्लोबल लेवल पर, आप देखिए हमारे पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये सारे देश हमारे साथ मिलकर मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब G7 की बात आती है या फिर 5 आइज़ की, मैं याद दिलाना चाहूँ या फिर एक फैक्ट आपको बता दूँ कि टोक्यो में जो एक मीटिंग हुई थी क्वाड मेंबर्स की, तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, एस जयशंकर साहब गए थे और जापान के फॉरेन मिनिस्टर और फिर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर थे। तो उस टाइम पर यूएसए ने ये जो 5 आइज़ नाम का एक ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला एक ग्रुप है, एंग्लो अमेरिकन ग्रुप है। और आपके लिए दूसरा प्रश्न, इसमें 5 देश हैं, तो बताइए 5 देशों के नाम। मैंने एक देश का नाम तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूएसए ने भारत को इनवाइट किया था, लेकिन फिर भी आपको टोटल 5 जो देश हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, राइट। तो ये जो 5 आइज़ हैं उसमें भारत को इनवाइट किया गया। फिर G7 ग्रुपिंग जो है, तो इसके बारे में बात हुई थी कि G7 जो हैं उसको एक्सपांड किया जाएगा। वैसे G7 जो है ये ख़ास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें फ्रांस, जर्मनी, फिर आपका यूएसए, कनाडा, यूके, राइट, तो ये जो वेस्टर्न विचारधारा वाले जो देश हैं उनका एक ग्रुप है और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर देश भी हैं, आप कह सकते हैं।
तो अब इसको एक्सपांड करने की बात हो रही थी। मिस्टर ट्रंप ने बताया था कि इसको एक्सपांड करना चाहिए, इसको G10 बना दीजिए। तो अगर G10 बनाएंगे तो इसमें ऐड होगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया। और उन्होंने ये भी बताया था G10 या फिर G11। तो G11 अगर होगा तो फिर रशिया जो है वो इसका पार्ट बनेगा, ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा था। फिर एक लीग ऑफ डेमोक्रेसीज की बात भी चल रही है। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई, जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इस आइडिया का विरोध किया था G11 का, कि G11 नहीं होना चाहिए। G10 का विरोध नहीं किया है, लेकिन G11 यानी कि रशिया जो है उसको इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। वैसे पहले G8 था, राइट। तो G8 जब था तब रशिया इसका पार्ट था, फिर रशिया को निकाला गया और फिर ये G7 बन गया, ऐसा कुछ है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू लीग डेमोक्रेसीज दैट विल एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग द डिफेंस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, कॉमर्स, करप्शन, टैक्सेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस। तो एक नई लीग, एक नया ग्रुप बनाने की भी बात है, जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जिसको हम कहते हैं कि लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो एक विचारधारा वाले हैं, तो ऐसे देश जो हैं वो मिलकर ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये सारे इश्यूज के ऊपर काम करेंगे। The post-COVID era opens a new phase in which India, for the first time, can help shape global institutions. अगर आप 20th सेंचुरी में जाएं, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पर भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट में। उस टाइम पर जो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, तो दुनिया में 2 टीम्स बन चुकी थी और भारत ने यह डिसाइड किया कि हम किसी भी टीम के साथ नहीं रहेंगे, अभी तो हम गुलामी में से बाहर निकले हैं और फिर से ये 2 देश जो हैं ताकतवर देश, वो धीरे धीरे हमें फिर से गुलाम बना देंगे। और बहुत सारे ऐसे देश थे जो आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने भी यही सोचा कि किसी भी टीम के साथ जॉइंट नहीं होना है। तो भारत ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन फिर भी जो हमारा एस्पिरेशन था, जो हमारा एम्बिशन था और जो हम कर रहे थे और उसकी जो इम्पैक्ट है, वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर शायद पहली बार ऐसी एक सिचुएशन तैयार हुई है जहाँ पर भारत जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को एक नया शेप, आज हमारे लिए एक स्पेशल सीट रखी जाती है। हम नॉट सेइंग कि दूसरे देशों के लिए नहीं, लेकिन जो खास देश होते हैं ना, उसमें से एक हम भी बन चुके हैं। तो ये भारत के लिए भी एक नया मौका है कि दुनिया के इंस्टीट्यूशंस को उसमें रिफॉर्म्स हों या फिर उनके बदलाव हो, तो उसमें हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर पाएंगे। फिर थोड़ी कुछ हिस्ट्री की बात करें तो जैसे 1991 में ये शीत युद्ध जो हैं वो ख़त्म हो गए, बिकॉज कि ये यूएसएसआर जो है वो टूट गया। तो उस टाइम पर यूनिपोलर मोमेंट, यानी कि सिर्फ यूएसए, यूनिपोलर यानी कि एक ही ऐसा बिंदु था, पूरी दुनिया में एक ही ताकतवर देश था, एंड दैट वाज यूएसए। अब उस टाइम पर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है वो पिकअप कर रही थी। और दूसरी तरफ जो है हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। तो कल हम बात कर रहे थे, कल या फिर परसों हम बात कर रहे थे इसके बारे में, परसों यानी कि सैटरडे को, कि कैसे सैंक्शंस लगाए गए एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पर भारत ने यही सोचा कि इट इज़ बेटर कि हम रशिया और चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि यूएसए जो है वो कश्मीर के टॉपिक पर, फिर न्यूक्लियर इश्यू को लेकर भारत के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहा था। तो हमने सोचा कि यूएसए के साथ मिलकर कभी भी हमारा भला नहीं होगा, तो हमें रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक टीम बनानी चाहिए। फिर ब्रिक्स जो हैं उसके हम पार्ट बने और ब्रिक्स में ये सोचा गया कि यूएसए का जो बैलेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड और फिर ईस्टर्न वर्ल्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनका भी एक अधिकार हो, वो भी कुछ कह सके एंड थिंग्स लाइक। तो ये विचारधारा से ब्रिक्स को और ज़्यादा मजबूती दी गई। लेकिन फिर कश्मीर वाला जो टॉपिक है और न्यूक्लियर इश्यू जो है वो फाइनली सॉर्ट आउट हो गया, इन द सेंस कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो इश्यू था वो सॉर्ट आउट हो गया। और फिर दिल्ली को भी लगा कि भाई चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो ब्रिक्स के बस की ये बात नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स के बाकी के देश को मिला ले तो भी उनसे चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा और ताकतवर है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज पर्टिकुलरली मनी और जो रीच है। तो अब क्वाड जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर श्योर। और
दूसरी सिचुएशंस अगर देखें तो यूएसए और चाइना की राइवलरी अपने पीक के ऊपर हैं। फिर भारत की भी जो एक रेपुटेशन है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इकोनॉमी वाइज जो है वो भी हम इम्पोर्टेंट या फिर स्ट्रॉन्ग होते गए हैं। तो फिर एक राइट एनवायरनमेंट है कि अब भारत ग्लोबल लेवल पर ये सारे बदलाव कर पाएगा। मिस्टर ट्रंप ने क्वाड प्लस डायलॉग भी बुलाए थे और इसमें न्यूजीलैंड, इजराइल, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सारे देशों ने कंसल्टेशन किया क्वाड मेंबर्स के साथ कि कैसे पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए। फ्यूचर में क्वाड प्लस जो है वो दूसरे क्षेत्रों के ऊपर भी डिस्कशन कर सकता है, सिक्योरिटी है, ट्रेड है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन के ऊपर भी काम कर रहा है, ताकि चाइना के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो चाइना के ऊपर ना रहे। फिर कुछ बड़े बदलाव की बात करें तो 5G जो हुएवे एक कंपनी है और फिर ZTE, ये चाइनीज़ कंपनीज हैं, तो यूएसए में इनको बैन कर दिया गया है। फिर ब्रिटेन में हुआवे कंपनी जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी एक डेडलाइन दी गई है कि कुछ सालों के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स को निकाल कर दूसरे देशों से या फिर खुद के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइनीज़ कंपनी का 5G जो है वो रिजेक्ट किया है। तो अब ये सारे देश मिलकर क्लीन नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं कि टेलीकॉम सिस्टम हो, डिजिटल ऐप्स हों, ट्रांस ओशियनिक केबल्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ट्रस्टवर्दी रहें। और इसमें वे सारे देश आए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाले हों, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर हम डेवलप करें तो भी वो डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला हो, और ब्रिटेन 10 देशों को मिलकर, ये G10 जैसे ही देश हैं, तो इनको मिलाकर एक 10 डेमोक्रेसीज, जिसको D10 भी कहते हैं, तो D10 बनाना चाहता है, जिससे 5G नेटवर्क में मिलकर हम काम कर सकें एंड थिंग्स लाइक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकें। फ्रांस और कनाडा ने भारत को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इनवाइट किया है। और नेक्स्ट जो यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी क्वाड को इम्पोर्टेंस देगा। भारत को तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंस मिलेगा ही। और बहुत सारे ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि WTO, तो WTO जो है ये अब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, तो इसमें भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। क्या यूएसए के नए प्रेसिडेंट, अगर ट्रंप फिर से रिपीट होते हैं या फिर बाइडेन आते हैं, तो क्या वो WTO में से निकल जाएंगे? क्या WTO के रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। लेकिन यस, वी कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिफॉर्मिंग WTO, के हर एक देश जो है वो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करे। फिर प्रोटेक्शनिज्म जो है वो भी WTO के अगेंस्ट में है, WTO के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। तो इसमें भी भारत को एक रोल प्ले करना पड़ेगा। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास पॉलिटिकल विल है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, जियोपॉलिटिक्स में हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, इज़न्ट इट। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में। कल जो हमने डिस्कशन की थी उसका एड ऑन है। आप में से एक स्टूडेंट ने ये भी प्रश्न पूछा था कि कैसे हम सेक्युलरिज्म या फिर जो कम्युनिटीज़ के बीच में तनाव है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसका आंसर तो यही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग इश्यू की वजह से ऐसे केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो है आई बिलीव कि इस आर्टिकल के डिस्कशन से हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ है फ्रांस में, ये पूरी दुनिया के लिए, एक इंसानियत के लिए एक गलत बात है, राइट। अगर हम मानते हैं कि कोई ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो उन्होंने तो इंसान को बनाया, राइट। हमने अलग अलग देश बना लिए, अलग अलग भाषाएं बना ली, हमने अलग अलग धर्म बना लिए या फिर रिलीजन जो हैं, इसमें ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मीन्स होता भी नहीं है कि ये रिलीजन अच्छा, ये रिलीजन बुरा, राइट। जैसे अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जो हैं ये एक वहाबिज़म की विचारधारा है, तो उसको ओपनली सपोर्ट करता है। वहाबिज़म जो है दैट इज़ लाइक अलकायदा और आइसिस जो फॉलो करते हैं, दैट इज़ वहाबिज़म। हमारे देश में आप देखिए सूफीज़म, राइट। कितने, हर एक शहर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर सूफ़ी दरगाहें हैं, तो वहाँ पर आपको हर एक धर्म के लोग देखने को मिलेंगे।
और कोई इश्यू ही नहीं है। ये उन सारे देशों में ये इश्यूज चल रहे हैं, और ये जो सऊदी अरेबिया टाइप जो देश हैं, तो वहाँ की जो विचारधारा है उसकी वजह से ये सारे देशों में ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान भी अगर किसी का हो रहा है तो मुसलमानों का ही हो रहा है। अब देखिए कि यमन की सिचुएशन आप देख लीजिए, राइट। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में इश्यू जो हैं उसकी वजह से यमन की क्या हालत हो गई है। सेम थिंग गोज़ विथ सीरिया, इराक। तो ये सारे देशों में आप देखेंगे तो वहाँ पर कौन रहते हैं? वहाँ पर क्या मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू हैं? क्या वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं? वहाँ पर मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो वहाँ पर जो हम देखते हैं कि इतने बच्चे मर गए, इतने औरतों का रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ, तो वो हु इज़ पेइंग द हाईएस्ट प्राइस? मुस्लिम्स। तो ये जो अटैक्स हैं, जैसे मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये आतंकवादी ग्रुप जो हैं ये चाहते ही हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर अटैक करते हैं, फिर सोसाइटी में नफ़रत पैदा होती है कि ये धर्म के लोग ही ऐसा करते हैं। लोग तो यही सोचेंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो विजिबल चीज़ हैं वो देखते हैं। अगर एक पुलिस वाले ने किसी को गोली मार दी तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो पुलिस वाला मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, गुजराती था, बंगाली था। आप सबसे ज़्यादा विजिबल चीज़ क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो आप कहेंगे कि पुलिस वाले ने गोली मारी। आइडेंटिटी। एक ही दिन में हमारी कितनी सारी आइडेंटिटीज़ चेंज होती हैं। हम सुबह उठकर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले एक व्यक्ति हैं। दोपहर को हम वेजिटेरियन हैं कि जब खाना खाने बैठते हैं तो आई डोंट ईट नॉन वेज, या फिर आई ईट नॉन वेज, तो वेजिटेरियन हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। फिर आप किसी एक ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप ब्रांडेड कपड़े पसंद है। आपको आईफोन या फिर एंड्रॉयड, राइट, तो उसमें भी आइडेंटिटी है। फिर शाम को आप किसी टेनिस क्लब में खेलने के लिए जाते हैं तो आप उसके मेंबर हैं। तो एक ही दिन में हमारी आइडेंटिटी जो है वो कितनी चेंज होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक यही धर्म ही जो सबसे बड़ी चीज़, या फिर धर्म का ही जो सिंबल है वो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? ये एक प्रश्न है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और आप यही मान लीजिए। नो, आप खुद सोचिए कि जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अगर सही नहीं है तो आप सोचिए इसके बारे में कि क्यों ये सही, और सही है तो क्यों है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशांत मामानी ने कुछ कह दिया तो वो बात सही है। आप खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए। फिर हिस्ट्री में अगर जाएं तो क्रिश्चियंस की हिस्ट्री देख लीजिए आप, राइट। क्रिश्चियनिटी में क्या क्या होता था। आप स्पेनिश इंक्विजिशन, कभी आप, टू बी ऑनेस्ट, आज तक का सबसे भयानक अगर कोई मैंने हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था तो वो ये था स्पेनिश इंक्विजिशन का। क्या लोग होंगे वो। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग क्रिश्चियंस। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन, क्राइस्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि आप लोगों को जिंदा जलाओ। क्या जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये सारे लोग कौन थे? इन्होंने खुद ने अपने हाथों में वो धर्म के, वो क्या कहते हैं, अपने आप को स्कॉलर बताने लगे कि वो जो कहते हैं वो सही है। हिंदू सोसाइटी में ये होता था, सती सिस्टम और जो विधवाएं हैं उनके साथ किस प्रकार के अत्याचार होते थे। तो ये सारी चीज़ें रिफॉर्म हुई। आज आवश्यकता यही है कि इस्लाम में भी रिफॉर्म्स आएँ। और इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, देखिए, एक व्यक्ति स्कॉलर होता है। स्कॉलर उसको कहते हैं जो चीज़ों को गहराई से जानता है, जो डेप्थ तक जा चुका है, राइट। तो उसको हम कहते हैं स्कॉलर। और एक ऐसा होता है जो सिर्फ आपको, वो क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको पता है और जो बुक में लिखा है वही आपको इंटरप्रेट करके वो कह देगा। मैं इंटरप्रेट नहीं, वो बुक में जो लिखा है वही आपको कह देगा कि ये लिखा है। किसी ने कहा कि सो मत, राइट, कि सोना नहीं चाहिए, रात को भी मत सो। तो उसका मतलब क्या ये है कि आप नींद ही छोड़ दें? उसका मतलब, अगर आप किसी ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति को पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ, बुक में लिखा है कि सोना अलाउड नहीं है तो यू शुड नॉट स्लीप। आदमी मर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्कॉलर को पूछोगे तो वो व्यक्ति आपको कहेगा सोना मना है। इसका मतलब ये है कि रात को भी आपका जो ध्यान है, आपका जो
आपका जो मेडिटेशन है फॉर एग्जांपल, ये रात को भी चलना चाहिए। जब आप सोते हैं तब भी आप मेडिटेशन में रहिए। जो भी करे उसमें आपका मेडिटेशन जो है, जिसमें आप प्रार्थना कह सकते हैं, आपकी इबादत कह सकते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड मेडिटेशन हियर, कि ईश्वर का जो स्मरण है वो नींद में भी रहे। तो आप सोचिए कि यही एक चीज़ जो है, इसके कितने डिफरेंट मतलब। अब जिहाद जो है, कहे कि जिहाद, अब जिहाद जो है वो आप खुद के अंदर करिए, इन द सेंस के जो लिखा है गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि खुद को बदलाइए। गांधी जी ने जो कहा है कि चेंज योर सेल्फ, अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए। तो सेम थिंग गोज विद जिहाद एज वेल। अब कोई आकर कहेगा कि व्हाट इज़ जिहाद, तो कहेगा कि भाई तू ही धर्म का सारा वो पकड़ ले, कुछ गलत हो रहा है तो तू लोगों को मार डाल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, दिस इज़ द डिफरेंस, स्कॉलर क्या कहते हैं और ऐसे कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। तो डेफिनेटली यस, इस्लाम में अपग्रेडेशन या फिर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और स्कॉलर्स भी कहते हैं कि इस्लाम एनकरेज करता है मुसलमानों को कि आप इवॉल्व और एडेप्ट करिए अपने आप को, बदलते वक्त के साथ, बदलते हालातों के साथ अपने आप को बदलाइए और चेंज कीजिए और अपडेट करते रहिए, राइट। कोई भी धर्म आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप जैसे थे वैसे ही रहिए, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। क्या आज आप ऊंट पर एक जगह से दूसरी जगह पर बैठ कर जाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू यूज़ योर कार। अगर क्या गीता में, बाइबल में, इस्लाम, ये कुरान में लिखा है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलाउड है या नहीं है? लेकिन हम करते हैं ना, क्योंकि इट्स लॉजिकल। ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी है तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। फिर जो कोई आकर कहे कि ये भी वो है, ये हराम है, वो हराम है, तो ये हमारी खुद की थिंकिंग के ऊपर, ऐसा मैं मानता हूँ। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, इमरान खान, फिर टर्की के जो एर्दोगान है, फिर मलेशिया के जो लीडर्स हैं, उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट का विरोध किया है। अब फ्रांस एक ऐसा देश है जितना किसी धर्म के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट, कि वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अगर वो चीज़ आप करेंगे तो वो धर्म के लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ये हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और वो गलत भी नहीं है, वो दे आर राइट, उनके सेंटिमेंट्स उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। उतनी ही गहराई से फ्रांस एक ऐसा देश है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ये आतंकवादी विचारधारा है उसको कभी भी, उससे कभी डरेंगे नहीं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हैं, इन सारी चीज़ों से हम ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेसिक हैं और हम इनके बिना नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, राइट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि आप हमें ये बताइए कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चली जाए। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इमरान खान, फिर टर्की के जो लीडर्स हैं, मलेशिया के लीडर्स हैं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट का विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो इस्लाम का होता है, मुसलमानों का होता है। रियलिटी तो यही है ना कि इमेज किसकी बिगड़ेगी? इस्लाम की। लोग किसको नफरत करेंगे? मुसलमानों को। तो ऐसे लीडर्स हैं जो, ऑफ कोर्स, अगर प्रोफेट मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई कोई बात है और उनसे अगर उनको नाराज़गी है तो ये उनका अधिकार है, हर एक मुसलमान का अधिकार है कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके धर्म के खिलाफ जा रही है तो वो उसका विरोध कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये विरोध पीसफुल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों की हत्या कर रहे हैं, और फिर से वो सर्कल जो है उसकी शुरुआत हो जाती है कि लोग जो हैं वो फिर मुसलमानों को और इस्लाम को नफ़रत करने लगते हैं, और फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी रोटियां इस चीज़ों में से बनाते हैं, अपने पैसे भी बनाते हैं, अपना नाम भी बनाते हैं, और फिर वोट्स भी ले लेते हैं। अरब स्प्रिंग जो हुआ था 2011 में, तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो अरबिक कंट्रीज़ में हुआ अरब स्प्रिंग, तो उस टाइम पर जो वहाँ पर इनजस्टिस था, मिस गवर्नेंस, डिक्टेटरशिप, वहाँ के यंगस्टर्स ने देखा कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारे राजा महाराजा रोल्स रॉयस और ये सारी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हमें ना तो मोबाइल फ़ोन देते हैं, ना तो टेलीविज़न है, ना कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो व्हाट वी नीड नाउ, अगर कोई ऐसा देश जहाँ पर मुसलमानों के पास ये एक क्षमता है, जहाँ पर उनके पास पॉलिटिकल
बैकअप हैं, तो वो है भारत। राइट, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हमारा देश, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और पूरा इतिहास है हमारे देश में। 2000 साल तो नहीं, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद साहब के समय की मस्जिद जो है वो भी हमारे देश में है। कैन यू बिलीव इट? केरला में है वो मस्जिद, और आज भी वो मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है, और भारत के मुसलमान जो हैं उनके हाथ में है ऑफ कोर्स कि वो एक सोशल रिफॉर्म की शुरुआत करें, और ये जो अगर वो शुरुआत करेंगे तो फिर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ सकता है, और ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। जब भी कभी ऐसे आतंकवादी हमले हों, राइट, तो ऐसे लीडर्स को तो खास सोचना चाहिए कि वो किसी और टॉपिक में जा रहे हैं, रादर देन सेइंग कि भाई ये आतंकवादी हमला गलत है, वो ये मैक्रोन के ऊपर अटैक करके कुछ नहीं कर रहे, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड पीपल। तो ये थी कुछ बातें, कुछ आर्टिकल्स में चीज़ें थी, और कुछ एड ऑन मैंने किया है, कुछ मेरे जो विचार थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। और जैसे मैंने आपको बताया, कई स्टूडेंट्स का कहना ये है, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये लेक्चर देख लिया तो हमें आर्टिकल पढ़ना चाहिए? यस, आई एम नॉट श्योर कि दूसरे फैकल्टीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल टेल यू कि यस, अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपने सिर्फ 25-30% ही काम किया। ये वीडियो देखा या फिर किसी भी लेक्चर को आपने देख लिया तो आपने 20-35% ही किया है। बाकी का जो काम है वो आपको करना है। आप खुद जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक आप जो हैं वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर को देखने के बाद जितने भी आर्टिकल्स एटलीस्ट हमने आज डिस्कस किए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़े। एंड इट विल नॉट टेक मोर टाइम, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा आर्टिकल, ये आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है प्रियंका, और चेन्नई में इनका जन्म हुआ, और न्यूजीलैंड के ये मिनिस्टर बन चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये रही कुछ दूसरी न्यूज़ आइटम्स, आप इनको देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। एंड डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ बिग दिवाली सेल। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।